बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपको ईद की खुशियां मुबारक। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी और आप जहां भी हैं खुश रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें, उन्हें भी खुश रखने की कोशिश करें। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ईद के बाद का जो समा है वो कैसा रहेगा। ईद के बाद जो है वो सियासत किस तरफ जाएगी और जो बजट अनाउंस हो गया है, फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, देन पंजाब का बजट भी आ गया और बाकी सूबे भी जो है इस तरह बजट दे रहे हैं। तो इस बजट के बाद आवाम का क्या हाल होगा? जैसे टैक्सेस की भरमार है, मुलाजमीन पर टैक्स बढ़ाया गया है, जीएसटी है और बाकी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। इस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज तजियाकार, उनसे बात करेंगे। पीजे मीर साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजियाकार हैं। पीजे मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का। माजिद निज़ामी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजियाकार हैं। माजिद भाई आपका शुक्रिया। शौकत प्राजत साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं संवाद स्टूडियो से। शौकत भाई आपका शुक्रिया सर। पीजे मीर साहब, एक तो आपको ईद मुबारक सर, ईद की खुशियाँ मुबारक। और दूसरा मुझे बताइए कि आप ईद के बाद क्या देख रहे हैं? एक तरफ तो तहरीक-ए-इंसाफ के साथ डायलॉग की बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ बजट जो है वो भी अनाउंस हो गया है। अब बजट के असरात आना जो है वो शुरू होंगे। ज़ाहिर बात है, लोग ईद के बाद वापस जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि बजट ने उन पर क्या असर छोड़ा है सर। देखिए, सबसे पहले हर एक और जितने राजा साहब है, मेरे भाई हैं सारे, हमारे निजामी साहब, देखिए ये आपका एक पैरा है, हम ईद कहते हैं, तो ये एक सरदर्द, लेकिन जो आपने सवाल किया, ये सरदर्द बढ़ जाएगा जब ईद खत्म हो जाएगी, क्योंकि नेचुरली ये आज की बात नहीं है कि आज बजट ऐसा है। कोई भी बजट आता है वो लोग उससे सेटिस्फाई नहीं होते। ये एक स्टैंडर्ड एक चीज है। हर लोग पाकिस्तान में तो लोग कहते हैं कि हर चीज उनको मुफ्त मिले। देखो, पूरी दुनिया में लोग टैक्सेस के साथ चलते हैं। हमने ये जो आज इम्पोज किए हैं ये बहुत पहले कर देने चाहिए थे। लोग यूज्ड टू हो जाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने जेब से पैसे नहीं लगाती है और सारे आपसे टैक्सेस से लेते हैं। और वो टैक्स जो है, अब यहाँ बात आती है कि क्या ये टैक्सेस जो हैं ये सही तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं, क्या पब्लिक बेनिफिट कर रही है या नहीं कर रही है। ये चीजें होती हैं जो देखने वाली होती है। बट एट द एंड ऑफ द डे आप टैक्स लगाते हैं, फिर आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी नीचे लेके आए। आपके बिल्कुल आपने एक तबके पे रिलीफ दे दिया, दूसरे को तकलीफ दे दी, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन हमने देखना है कि लॉन्ग टर्म इस पर डिबेट होती है या नहीं होती है, क्योंकि जो आपने मेजर एक सवाल इसके अंदर किया है वो ये है कि पीटीआई इन पर्टिकुलर अगर ये बैठ जाए गवर्नमेंट के साथ, बैठ के एक पेज पे चले जाए फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, वहां कुछ आपको कुछ रिलीफ मिल सकता है। एक तो पॉलिटिकल रिलीफ, दूसरा इकोनॉमिक रिलीफ, ये आपको मिल सकते हैं। वरना आप इसी डोल्ड्रम्स में चलते जाएंगे और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा आगे जो कि काफी जो एनालिस्ट से प्रिडिक्ट करते हैं कि जी बड़ा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, होना कुछ नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिसेंशन और डिसेंटिंग जो व्यूज हैं ये जरा ज्यादा बढ़ जाए। बिल्कुल, इसी को बढ़ाते हैं आगे। सर माजिद साहब, मुझे बताइएगा कि जैसे अभी पीजे मीर साहब ने कहा कि फॉर द सेक ऑफ कंट्री, फॉर द सेक ऑफ नेशन सर, अगर सियासी जमातें आपस में मिलकर बैठेंगी, तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो बैठेगी, तो फिर मामलात आपको कुछ लग रहे हैं कुछ जो है ये जो है मंडेर सिरे चढ़ जाएगी, कोई मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, और क्या सिनेरियो रहेगा सर? जी बहुत शुक्रिया बलोच साहब। मुझे ऐसे लगता है कि इस वक्त सियासी माहौल के अंदर जो गर्मा गर्मी मौजूद है और हिद्दत है, इसको अगर हम सामने रखें तो पता चलता है कि इस वक्त डीएस्केलेट करने के लिए या एक कदम पीछे हटने के लिए कोई सियासी जमात तैयार नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि कुछ बयानात दोनों अतराफ से आए हैं, लेकिन उसके बाद जब हम अमली तौर पे देखते हैं तो पता ये चलता है कि शायद दोनों जमातों को, ख्वाह मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उनको मुफाहमत का बयानिया इस वक्त सूट नहीं कर रहा। तहरीक-ए-इंसाफ के लिए मसला ये है कि वो अपोजिशन में इतने ज़्यादा इंतकाम का शिकार हो चुके हैं, अब उनके रहनुमाओं में से कोई मुफाहमत की बात करता है तो उसे अपनी जमात के अंदर से ही मुखालफत का सामना होता है। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का मसला ये है कि अगर वो मुफाहमत की बात करते हैं या इस्टेब्लिशमेंट तहरीक-ए-इंसाफ से कोई बात करती है
तो डायरेक्टली उनके इक़्तिदार को खतरा होगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि डेडलॉक अभी बरकरार रहेगा और इस हवाले से कोई पेशरफ्त होना खासा मुश्किल नजर आ रहा है। तो क्या वजह क्या है सर, क्यों? एक तो जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो बार बार कहती है कि मुज़ाकरात, पहले तो मुज़ाकरात का बयानिया जो है वो आता है कि जो है वो मुज़ाकरात हमसे किए जा रहे हैं, लेकिन हमने इनकार कर दिया है, अडयाला जेल से इनकार हो रहा है। अब जो है वो अडयाला जेल से ही कहा गया कि मुज़ाकरात जो है उसके लिए तैयार हैं। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन है तहरीक इंसाफ की, आप समझते हैं कि वो काबिल अमल हैं? देखिए, हमेशा मुज़ाकरात में दोनों अतराफ से खासी भारी भरकम चीज़ें रखी जाती हैं, उसके बाद फिर छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर इत्तेफाक होता है, जिसे हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं, और उन पॉइंट्स के बाद चीज़ें आगे की तरफ जाती हैं। तो इसलिए ये सोचना कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के नतीजे में कोई इमरान खान रिहा होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सारी बातें सिर्फ मेरा ख्याल है कि सियासी गुफ्तगू तक और बयानबाजी तक महदूद रहेंगी। उसकी वजह यही है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों इस मामले में संजीदा नजर नहीं आते कि ऐसा कौन सा ब्रेक थ्रू होगा, ये ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जिन पे दोनों इत्तेफाक कर लेंगे। ये खासा मुश्किल लगता है। तहरीक इंसाफ का मुतालबा ये है कि उनके सियासी कैदियों के साथ नरमी बरती जाए और उनके हवाले से जो मुकदमात चल रहे हैं उनमें कमी की जाए। लेकिन हम रोज देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से, FIRs के हवाले से सख्ती बढ़ती जा रही है। तो इस माहौल में ये कैसे तवक्को की जा सकती है कि तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा? सो इसलिए मुझे लगता है कि ये मामला मेरा ख्याल है आगे बढ़ाने के लिए दोनों तरफ से किसी बड़ी कुर्बानी की जरूरत है, जो दोनों सियासी जमातें इस वक्त देती हुई नजर नहीं आ रही। चलें देखते हैं कौन कुर्बानी देगा। शुक्र भाई साहब, आप सर बताएं इस्लामाबाद का मौसम कैसा रहेगा? आपकी जो है वो सियासी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी जो है वो पहले बड़ा खुशी के साथ उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का वोट दिया, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं सर, नहीं गिरने देंगे। और आपने देखा इससे पहले बजट आया और पीपल्स पार्टी उठ के चली गई और बिलावल साहब ने कहा जी कि मैं तो नहीं आ रहा, आप जाएँ, ये 2-3 बंदे हैं, इनसे गुजारा चला लें। क्यों इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए सर अभी से? बहुत शुक्रिया जी। PJ मीर साहब ने टैक्सेस की बात की और PJ मीर साहब भी मेरी तरह सादा आदमी हैं। वो कह रहे थे कि लोगों को पता हो कि टैक्स कहाँ जा रहा है तो लोग देंगे। हाँ। तो टैक्स का तो पता है कहाँ जा रहा है, यानी आप, मैं, माजिद निज़ामी साहब और ख़ुद PJ मीर साहब जो टैक्स देंगे, अब ज़्यादा हमें प्राइवेट सेक्टर को टैक्स देना पड़ेगा, वो सरकारी मुलाजमीन की जेब में जाएगा। इतनी सी बात है जिसका PJ मीर साहब को इल्म नहीं है। यानी एक कैटेगरी में 1 से 25% उनकी गई, 1 से 16 तक। हाँ जी। और बाकी 17 से 22 की माशाल्लाह 20% बढ़ गई, लेकिन उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी सरकार ने और इधर से सारे प्राइवेट सेक्टर को बकरा बना दिया कि नहीं, आपकी हम 5 स्लैब्स बनाएंगे, आपकी रेट ज़्यादा बढ़ेगी और यू हैव टू पे। ज़ाहिर है एट सोर्स कट जाता है, वो तो बैंक से ही कट जाता है, वो आपको कैश में मिलता नहीं है। ऐसे ही। तो इसलिए ये जो बजट है जिसकी बुनियाद ही नाइंसाफ़ी पे है, यानी ये मुल्क फिर है ही सरकारी मुलाजमीन का, फिर ये तो किसी का मुल्क नहीं है कि आपने हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया, 18% तक सेल्स टैक्स कर दिया, उसमें सीमेंट आ गई, उसमें कपड़े आ गए, उसमें जूते आ गए, इवन आपने अद्वियात तक को नहीं बख्शा। औरंगजेब साहब को मेडिकल स्टोर भी नज़र आ गए, क्योंकि वो समझते हैं, शायद वो तो चूँकि बाहर के रहने वाले हैं, वो समझते हैं कि मेडिकल स्टोर वाला अपनी जेब से टैक्स देगा और मेडिकल स्टोर वाले ने पेशेंट्स पे जाहिर बात है कंपनियां अपनी वो करेंगी। नहीं, वो जो बेचारा खरीदने जाएगा टैक्स तो उसने पे करना है, वो मेडिकल स्टोर वाला या कंपनी ने नहीं देना, नहीं करेगा। तो लिहाजा ये जो कुछ किया गया है इस मुल्क के अवाम के साथ, और इतना बड़ा जुल्म कि आप बाकियों की जेबें काट के आप सरकारी मुलाजमीन को खुश कर रहे हैं। अब जहाँ तक पीपल्स पार्टी या नून लीग का ताल्लुक है, बात यह है कि पीपल्स पार्टी के अपने ग्रीवेंस हैं और नून लीग समझती है कि आप तो इत्तेहादी हैं, आपने आईनी पोजीशन रखी हुई हैं, सदर ममलिकत का ओहदा आपके पास है, आपके पास चेयरमैन सेनेट का ओहदा है, आपके पास गवर्नर्स हैं, बट अगर आप उनको इत्तेहादी समझते हैं, मैं वज़ीर ख़जाना साहब की बात कर रहा हूँ, कि ये नहीं है कि आप बैंक के कमरे में आप आए हैं, बड़ा सारा एयर कंडीशन आपका कमरा है, आप शोफर कार पे आ गए, किसी से मिले ना मिले, ये बात नहीं है। नो, यू आर द मिनिस्टर, यू आर द कैबिनेट मिनिस्टर, आपको यू हैव टू बिहेव लाइक अ मिनिस्टर, लाइक अ पॉलिटिशियन। और जो गवर्नमेंट में होते हैं, गवर्नमेंट वाले झुक के बात किया करते हैं।
और वो डार साहब आप भागे भागे फिर रहे हैं। हाँ। यानी वो डार साहब जिनके खिलाफ इतना बड़ा महाज बनाया गया कि फाइनेंस में ना जाए बाकी जिधर मंद। कल किसने बजट पेश करवाया? किधर थे औरंगजेब साहब? कोई नहीं। किधर थे बाकी लोग? जब वो पीपल्स पार्टी कह रही थी हम नहीं आ रहे, कर लेते ना पेश बजट। तो इसलिए जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, पॉलिटिशियंस होते हैं, उसमें झुकना भी पड़ता है, रख रखाव भी करना पड़ता है, भरम भी रखना पड़ता है। ठीक है। ये खैर ऐसा खतरा नहीं है कि पीपल्स पार्टी बजट पास करते वक्त बाहर निकल जाएगी। पीपल्स पार्टी बजट पास करवाएगी, शो किए हैं ना, बट उनके जो कंसर्न है एज एलाइज उनको तो एड्रेस करना पड़ेगा जी। तो सर क्या फिर जब मामला जारी बात है, बजट पास होना है, पीपल पार्टी है, तहरीक इंसाफ का कल भी जो है पहले बजट पेश हुआ था, आपने देखा कि किस तरह के हंगामा रही है, तो कुछ माहौल कोई ठंडा होता हुआ नज़र आ रहा है कोई कि जो है ईद के बाद कुछ जो है वो सियासत ठंडी हो, जैसे तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम सड़कों पर आ जाएंगे, वो प्लान भी कर रहे हैं कि हम जो है हमने कोई प्रोटेस्ट वगैरह करना है कोई? देखिए ना, प्रोटेस्ट के लिए जो उनके पास बंदा है वो है शेर अफजल खान मरवत। हाँ। शेर अफजल खान मरवत ने साबित भी किया है कि वो पेशावर में है, वो लाहौर में है, वो कराची में है, वो जो क्वेटा में है, पीपल रिस्पॉन्ड टू हिज कॉल। हाँ। शेर अफजल खान मरवत को तो उन्होंने साइडलाइन कर दिया है कि आप इवन टॉक शोज में नहीं जा सकते, आप इवन कोई बातचीत नहीं कर सकते, आप सियासी बयान नहीं दे सकते। अब इस माहौल में क्या बैरिस्टर गौहर खान सड़कों पे आएंगे, वो एहतजाज को लीड करेंगे? वो तो उनका अपना एक स्टाइल है या उनका एक बैकग्राउंड है, मीन लॉयर हैं वो तो जब कोई नॉन लीगल एंटिटी अगर कोई ऐसी वैसी बात करे ना तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं होता कि ये पॉलिटिशियन है। लेकिन नामवर कानूनदान सलमान अकरम राजा साहब हों, सरदार लतीफ़ खोसा साहब हों, बैरिस्टर गौहर खान हों, चौधरी एतजाज़ एहसन हों, हामिद खान साहब हों, बैरिस्टर अली ज़फ़र हों, जब वो अगर आइन से कानून से हट कर कोई और बात करनी, मसलन मैं अदालतों के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जी अदालत को मानना है या नहीं मानना, अदालत का हुक्म आपको कैसा लगा, जब भी कोई लीगल बैकग्राउंड के सीनियर कानूनदान बात करेंगे उनकी बात में एक और आपको लहजा मिलेगा। एक नॉन लीगल एंटिटी के पॉलिटिशियन बात करेंगे वो तो ठोक वजह के बात करेंगे। इसलिए अगर सड़कों पर लाने की जो आप बात कर रहे हैं उसके आसार तो नज़र नहीं आ रहे। नंबर 2, अभी कल परसों की बात, पिछले हफ्ते की बात है कि खुद बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा कि जी खान ने इजाज़त दे दी है कि आप मुज़ाकरात करें। तो मेरा ख्याल है पहले मुज़ाकरात डुले लंगड़े अंधे काने को कहा क्या मुज़ाकरात करें। अच्छा, अचकज़ई साहब का मैं अभी भी कहता हूँ आपसे, अचकज़ई साहब का जितना ताल्लुक इमरान खान से है उससे कहीं बढ़कर मियां नवाज शरीफ से उनका ताल्लुक है। अचकज़ई साहब का, आई रिपीट एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, कि जितना अचकज़ई साहब का खान साहब के साथ ताल्लुक होगा उससे कहीं बढ़ के उनका ताल्लुक मियां नवाज शरीफ के साथ है। लेकिन अगर अचकज़ई साहब और मियां नवाज शरीफ साहब वाकई बात करें बैठ के, आसिफ जरदारी साहब साथ हों, तो फिर तो मुझे तो ये खुशाइंद लगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर हम ये भी देखेंगे नाज़रीन, हम मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि अगर मुज़ाकरात होते हैं, अचकज़ई साहब बैठते हैं, जैसे प्राइस साहब ने कहा कि उनका तल्लुक़ नवाज शरीफ साहब से भी है, तो क्या तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है या बाकी जमातें उनकी बात मान लेंगी? मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ और नून लीग के हुकूमत के मुज़ाकरात जो है अगर होते हैं तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा। महमूद खान अचकज़ई साहब को जो है वो मैंडेट दिया गया है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब की तरफ से कि वो मुज़ाकरात करें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है पीजे मीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं या हुकूमती जो जमात है उसकी कमेटी से मिलते हैं तो मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है। तो जैसे ट्रैक रिकॉर्ड है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब का कि वो अपनी मर्ज़ी करते हैं, तो ये पॉसिबल है कि जो मुज़ाकरात हों या जो किसी रिजल्ट पे कमेटी पहुँचे मुज़ाकराती कमेटी, तो वो तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन उसे मान लेंगे? देखिए, ये तो अब डिपेंड करता है कि ये इमरान क्या कहते हैं, बिकॉज इनका जो रिकॉर्ड है वो 5 फुट आगे और 6 फुट पीछे हो जाता है। ये आगे नहीं बढ़ते अपने, वो कहते हैं ना एक ईगोटिस्टिकल एक
बैठे हुए हैं, इससे इसको बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने कई दफा इनको समझाया है, बताया है, मेरा दोस्त है, बड़ा पुराना स्कूल का दोस्त है, मैंने इसको बताया यार देखो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अकेले नहीं चल सकती है, ऐसा ही है, आपको मिलजुल के चलना पड़ेगा। करप्शन का आपने नारा लगाओ करप्शन, लेकिन करप्शन में निकला क्या है? अब मुझे बता दो, या तो कोई मैसिव करप्शन वो हुआ, लेकिन जब आपने ये मुहिम चलाई सब आपके पीछे पड़ गए। तो ये मुल्क बड़ा कॉम्प्लेक्स्ड है, हाँ। और इस कम्युनिटी के अंदर आपको मिलजुल के ही चलना पड़ेगा, एंड पर्टिकुलरली विद द एस्टैब्लिशमेंट। आप मिलजुल के चलोगे, आपके पास कोई ना कोई रास्ता निकलता आता रहेगा। लेकिन अगर आप एक बैठ जाओगे ईगोटिस्टिकल एक व्यूज के ऊपर, वेदर इट इज द गवर्नमेंट और पीटीआई और एनीबॉडी, तो उसके साथ आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। एक आदमी था, चला गया इस दुनिया से, मैंने उसको बड़े क्लोजली देखा कि अगर कहीं मुज़ाकरात फेल हो रहे थे और एक पार्टी गवर्नमेंट से निकल रही थी या निकलने की थ्रेट करती थी, वो जाके उसको डिफ्यूज कर देते थे। आज वो नहीं है इस दुनिया के अंदर। रहमान मलिक की बात कर रहा हूं। आपको लोग चाहिए ऐसे कि जो कि एक्चुअली दोनों साइड्स को ऐसे प्रेजेंट करें कि जिसके अंदर एक रोड मैप निकल आए, एक रोड निकले। रोड क्या, फुटपाथ ही निकला है तो बड़ी बात है। तो इसके अंदर हमने चाहिए कि भाई ये कौन झुकने के लिए तैयार है। यहाँ तो कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब पीपल्स पार्टी बाहर निकली है, वो चल भी रही है, साथ निकली है बाहर। उसने अपील किसको किया है? अवाम को। उसको पता है कि अवाम ने अच्छा हो बुरा हो बजट शोर तो मचाना है, तो वो अपने एक पॉलिटिकल एंगल के साथ वो बाहर हो गए, निकल गए। हमें ये सारे पॉलिटिकल एंगल्स छोड़ देने, क्योंकि मुझे अभी तक याद है 2013 की जब ये इन्होंने किया था, अपना नवाज शरीफ ने एक मीटिंग की थी, अपना मैनिफेस्टो दिया था, तो नीचे आगे जा रहे थे ये, तो नजम सेठी भी था, हुमायूं अख्तर बड़े थे, और तो क्या मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं हुकूमत लूं ना लूं। द क्वेश्चन इज, और वही बात हुई एंड में जाके उन्होंने जो कोलिशन थी वो खत्म होगी। मैं तो उनके साथ वापस आया था रास्ते में। बट द क्वेश्चन इज कि हम कहीं ठहर नहीं सकते। पावर मुझे चाहिए और मुझे कंप्लीट पावर चाहिए, ये है हमारा अलमिया। अगर हम कट्टे निकल के चल जाएं तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है, लेकिन हमारे अंदर वो ठहराव नहीं है, हमारे अंदर वो कंसिडरेशन नहीं है। और ये कंसिडरेशन हम सोचते सोचते पाकिस्तान को नीचे लेके जा रहे हैं। एंड दैट इज दैट, ये आपके सामने सीन है। चलें माजिद साहब, हमने शुरू से ही सुनते आ रहे हैं जब से पाकिस्तान बना है कि जो भी हुकूमत आती है वो कहती है जी पाकिस्तान बड़े मुश्किल में है, और पाकिस्तान का माशी बहरान, पाकिस्तान का सियासी बहरान जो है वो इतनी मुश्किल में है कि बस जो है वो अब इमरजेंसी सूरत हाल है। तो ये माशी बहरान, ये सियासी बहरान जो है वो, इसका कोई हल है आपकी नज़र में, या कोई आपको मुस्तक़बिल करीब में या दूर में कोई ये बहरान जो है वो हल होते नज़र आते हैं सर, ख़त्म होते हुए? जी, ये एक अहम नुक्ता इसलिए है कि जब हम मुआशी बहरान का जिक्र करते हैं तो उसका बड़ा एक बुनियादी मसला है कि हमारे अखराजात में और हमारी आमदन में अदम तवाज़ुन है। अभी जो कल भी बजट पेश हुआ है उसके अंदर अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे नज़र डालते हैं तो पता ये चलता है कि तकरीबन कोई 10 से 1000 अरब के आसपास हमारी आमदन है और तकरीबन कोई 18-19 हज़ार अरब के अखराजात होंगे। तो अब उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए फिर मुल्क कर्जों की जानिब जाता है। तो बुनियादी तौर पे जब तक ये मसला हल नहीं होगा तो उस वक्त तक मईशत में हर हुकूमत की ये राय रहेगी कि मामलात बड़े ख़राब हैं, मईशत वेंटिलेटर पे है, फिर उसको एक दो स्टेरॉइड्स लगती हैं, फिर वो वापस आ जाती है, 4-6 महीने गुजर जाते हैं, फिर हम किसी दोस्त मुल्क की तरफ देखते हैं, वहां से निकलते हैं तो फिर हम कर्जा ले लेते हैं। तो उसका बुनियादी मसला यही है कि जब ये एक बुनियाद ठीक नहीं होगी, अब उसके साथ जब हम इसकी वजूहात पे नज़र डालते हैं तो उसमें एक बड़ी वजह ये नज़र आती है कि जिसे हम पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का नाम देते हैं, कि सियासी गैर यकीनीपन और अदम इस्तेहकाम की जो कैफियत है, जिसमें गिरफ्तारियां हैं, मुकदमात हैं, मारधाड़ है, हुकूमत के गवर्नेंस के हवाले से शिकायत हैं। फिर इसके साथ साथ ये हर 6-8 महीने बाद सवाल उठना शुरू हो जाता है, क्या हुकूमत चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, पॉलिसीज पायदार हैं कि नहीं है। तो जब ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन सामने आता है तो फिर वो सूरत हाल बनती है जिस तरफ आपने इशारा किया, और हम उस सूरत हाल से निकल नहीं पाते। अभी ये कल के बजट के अंदर ही जो टैक्सेस लगे हैं या सैलरीड क्लास के ऊपर जो बोझ डाला गया है,
वो चूंकि सबसे आसान हदफ होते हैं, वहां से पैसा निकालना सबसे आसान काम होता है, क्योंकि उन्होंने एट सोर्स टैक्स देना होता है। वहां से हुकूमत के लिए ज्यादा आसान है, बजाय ये कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाए जाएं, कोई पायदार मौशी। ये तो सर हुकूमत का एक पैसा है जो मुलाजमीन को देती है और टैक्स काट के वही पैसे वापस ले लेती है। जी बिल्कुल। तो जब हम इस सारी चीज को देखते हैं और उसके बाद जब हम सियासी इस्तेहकाम की बात करते हैं, तो फिर ये दोनों चीजों का बैलेंस होना खासा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि सियासतदानों की जानिब से मईशत को सामने रखते हुए मेरा ख्याल है आज तक कोई फैसला नहीं किया गया। इस वक्त पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात हो या कोई और ऐसी बात हो जिसके अंदर हुकूमत को गिराना हो या कमजोर करना हो, तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं कि जिनके हवाले से जब भी कोई प्लानिंग की जाती है तो उसमें मईशत को सामने नहीं रखा जाता। और मेरा ख्याल है कि यही मामला जो है वो मईशत की गड़बड़ की जिम्मेदारी उठाने के लिए हमारे सामने मौजूद है। ठीक है शौकत साहब, आप सर फरमाएं कि जो भी मुज़ाकरात शायद अभी चंद दिन बाद शुरू हो जाएं, जो सिनेरियो बन रहा है, तो जो केसेस की सूरत हाल है, तो आपको लगता है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में या जो मौजूदा सूरत चल रही है, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब बाहर आ जाएंगे? ये एक पॉलिटिकल इशू भी है और कानूनी आईनी अदालती इशू भी है जी। ऑफ द कप ऑफ टी, जैसे राना सनाउल्लाह साहब कहते रहे कि जी वो मुज़ाकरात पे राज़ी हों तो वो बाहर भी आ सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे अदालती निज़ाम में गुंजाइश ज़रूर रहती है। मसलन जजेस की बात ना भी करें तो प्रोसिक्यूशन में ज़रूर कहीं ना कहीं पे स्टेप बैक स्टेप अहेड की गुंजाइश होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुंजाइश रहती है। लेकिन जस्ट थिंक कि इमरान खान मुज़ाकरात पे राज़ी हो जाएं, वो कहें मैं नवाज़ शरीफ, मैं शहबाज शरीफ, मैं आसिफ जरदारी, मैं सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, और वाकई वो इजाज़त दें मुज़ाकरात की। अभी तो ये तो पॉलिटिकल स्टंट्स हैं ना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं कि राज़ी हो गए। क्या वो वाकई वो मुज़ाकरात नंबर 1 की इजाज़त देंगे? नंबर 2, खान साहब वाकई कोई थोड़ा बहुत गिव एंड टेक पे राज़ी हो जाएंगे? और अगर राज़ी होते हैं तो फिर जो इशारा पीजे मीर साहब फरमा रहे थे कि उनकी तो पॉलिटिक्स ही इसी चीज़ पे खड़ी है कि वो चोर है, वो डाकू है जी। अच्छा, अब इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट भी है कि एक कहा जाता है ना कि जी खान साहब की सियासत ख़त्म हो जाएगी। खान साहब जो कहेंगे फॉलोअर्स मान लेंगे। मसलन लुक एट द एग्जांपल ऑफ मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में क्या क्या नारे नहीं लगाए जाते रहे अभी तक भी। जी जी। अब चूंकि थोड़ा सा पीटीआई की टॉप लीडरशिप उनकी तरफ हाथ बढ़ा रही है, तो क्या पीटीआई के अंदर बगावत हो चुकी है? नो, नहीं। खान साहब जो बात करेंगे अपने फॉलोअर्स को, अपने ये जो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर की लीडरशिप है, इन्हें जो खान साहब बात कहेंगे वो मानेंगे। ऐसी बात नहीं है कि खुदा न खास्ता कि आधी पीटीआई इधर हो जाएगी, आधी नो। लेकिन फैसला खुद खान साहब को करना है कि खान साहब ने जो 2011 से जो सिलसिला शुरू किया, धरना दिया, फिर उसके बाद 2016-17 में साकिब निसार के ज़रिए जो कुछ करते रहे या पार्टनर बने करवाने में, तो खान साहब क्या वो सब पे, जैसे अभी असद कैसर साहब फ़ोन उठा के मौलाना फजलुर रहमान से मादरत कर रहे होते हैं जब नारे अभी भी लगे पिशीन में और बलूचिस्तान में, तो क्या फिर खान साहब भी मादरत करेंगे उस सारे अपने बिहेवियर पे, उस सारे अपने एटीट्यूड पे? ये पीटीआई ने नहीं डिसाइड करना, ये बैरिस्टर गौहर खान ने, सरदार लतीफ़ खान खोसा ने या दीगर ने डिसाइड नहीं करना, ये प्योरली खान साहब ने डिसाइड करना है। और बुशरा बेगम साहिबा क्या इस पे राज़ी हो जाएंगी? ये इतने बड़े बड़े सवाल हैं, इतने बड़े बड़े सवाल हैं जिनका अभी हाँ में जवाब आना वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। हाँ, माहौल कैसा बनता है, माहौल में बेहतरी कैसे आती है, हुकूमत जिसे कहते हैं ना CBMs, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, हुकूमत क्या कंसीड करती है? ऑफ द कप ऑफ टी तो वो कहते हैं हमारी सीटें दी जाएं वापस, 180 सीटें हमें दी जाएं, 47 वाले चले जाएं, 45 वाले इन हो जाएं, और जो है हमारी हुकूमत आ जाए। ये कोई हुकूमत जो सिटिंग गवर्नमेंट होगी पॉसिबल नहीं है इस पे नहीं। लेकिन हार्ड कंडीशंस होती हैं जब आप टॉक्स के लिए बैठते हैं। हाँ,
क्या हुकूमत और पीटीआई का माहौल कैसा बनता है अभी बहुत दूर की बात है। वही ना, जिनको आप चोर कहते हैं, जिन पे आप इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, उनके साथ आप बैठेंगे तो क्या आपके फॉलोअर जो है वो अब चोर डाकू का नारा जो है वो उससे पीछे हो जाएंगे? सवाल ये भी बड़ा अहम है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पीजे मीर साहब, सर आप बताइएगा कि हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने जो है वो पार्टी क़यादत संभाल ली, प्रेसिडेंट बन गए जब अपनी जमात के, तो अब तक जो है खैर जो उनकी पहले जिस तरह की सियासत थी जो है वो अभी वही कर रहे हैं। तो क्या कोई चेंज आपको है नज़र में कि चेंज आ जाएगी मुस्लिम लीग नून में, या हुकूमत जो है वो उसमें नवाज शरीफ साहब अपना रोल प्ले करेंगे? रोल प्ले कर रहे हैं, वो पीछे से कर रहे हैं। बिल्कुल, ये लोगों का बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग है कि पीछे कुछ नवाज शरीफ साहब का एक लफ्ज इज गुड इनफ एंड दैट इज हाउ इट गोस। ठीक है, अरे इस वक्त आप फिजिकल कह लें वो शहबाज के ऊपर है, लेकिन वो वही करेंगे, करेंगे और प्रोविंस के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी वही। सो बेसिकली ही टिल द डिफेक्ट ऑफ मिनिस्टर। लेकिन ये क्या चेंज हो सकती है? नहीं, चेंज हो रही है ना, क्योंकि हर बंदे अपने मुद्दे खोले हुए और ये मोर्चों से बाहर नहीं निकलते, ये वहीं से फाइट कर रहे हैं। और इस मोर्चों के अंदर से नुकसान पार्टीज का नहीं हो रहा, आपके ठीक। अब आप देख आपकी ब्यूरोक्रेसी वो कितनी टिल्ट हो जाती है। हाँ। कोई भी पार्टी वो वहां चली जाती है, रादर कि वो न्यूट्रल रहे, इंडिपेंडेंट रहे और लोगों के काम करे, और लोगों के काम नहीं होते हैं फिर आप क्या कहते हैं, कभी टैक्स बढ़ा देते हैं, कभी ये करते हैं। हमारे मुल्क के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। 4 चिटें, 3 टेलीफोन कॉल्स और 2 बंदे आपके साथ जाके जब तक काम नहीं होता आप यहाँ काम नहीं करा सकते। मैं आपको बता, ये फैक्ट है। सो द थिंग इज, आज चेंज हो गया? बिल्कुल नहीं चेंज हुआ। आप देखें ये लेस्को क्या रहा है, 6,000 रुपए का मीटर 2,62,000 रुपए पे लगा रहे हैं। अंदाजा लगाओ, 2,62,000। तो पूछा कि जी लेस्को वाले पैसे खाते हैं, अब पकड़े ना इनको कुछ। आपकी अभी तक इतनी करप्शन है कि आप खुदा की कसम, वी टॉक अबाउट इट लेकिन कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, हम वही टॉपी लिप सर्विस कर रहे हैं और वही जो पुरानी कहानी है उसको दोबारा हम नरेट कर देते आके पब्लिकली। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, जब तक ये जल्दी से जल्दी नहीं होगा आपके साथ यही होता रहेगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल अच्छा नुक्ता है सर। माजिद साहब आप बताएं सर कि हुकूमत ने बड़े वादे किए थे, बड़े नारे लगाए थे कि अवाम के मसाइल हल करेंगे, मंशूर दिया था कि जो है वो अवाम को बड़ा रिलीफ देंगे। आप समझते हैं कोई रिलीफ जो है मिलना शुरू हुआ है पब्लिक को? बजट भी आ गया और जो है वो IMF भी आ रहा है, तो कोई रिलीफ मिल रहा है पब्लिक को या मिलने की तवक्को है आगे सर? जी, यहाँ पे बिल्कुल पीजे मीर साहब ने बड़ा अहम नुक्ते की तरफ निशानदेही की है कि जो गुड गवर्नेंस है उसके लिए आपको कोई तरक्याती फंड्स नहीं चाहिए, कोई अरबों रुपए के पैसे नहीं चाहिए। गुड गवर्नेंस सिर्फ ये होती है कि आपके पास मौजूदा वसाइल जो हैं, जो मौजूदा ह्यूमन रिसोर्स है, उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या स्कूल में टीचर वक्त पे आ रहा है, क्या हॉस्पिटल में डॉक्टर वक्त पे आ रहा है, क्या बाकी सरकारी महकमों के अंदर लोग अपना काम सरंजाम दे रहे हैं। इसके लिए कोई नई भर्तियों की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ एक निगरानी के मजबूत मैकेनिज्म और निजाम की जरूरत है, और जो इस वक्त नजर नहीं आ रहा। दूसरी अहम बात ये की जा रही है कि महंगाई में कमी इसलिए हो रही है कि शहरों के अंदर आटा महंगा नहीं हुआ, बिल्कुल वो सस्ता है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन उसकी बुनियाद पर जो ज्यादती किसानों के साथ हुई है और उनकी जो कबर टूट चुकी है उसकी बात नहीं की जा रही। आपने शहरों में रोटी सस्ती करने के लिए या आटा सस्ता करने के लिए देहात के जो 70% लोग हैं उनकी कमर तोड़ दी है। उनको गंदम का रेट बिल्कुल नहीं मिला और वो सरकारी रेट पे भी गंदम नहीं बेच रहे बल्कि उससे कहीं कम बेच रहे हैं। सो देहात की मईशत को खराब करके अगर आप ये समझते हैं कि शहरों के अंदर आपने कुछ बेहतरी ले आए हैं या यहाँ पे महंगाई में कमी हुई है, तो मैं समझता हूँ इसके बड़े गलत और बड़े दूररस मनफी नताइज होंगे। उसकी वजह यह है कि आइंदा साल या आइंदा फसलों के अंदर किसान पहले ये सोचेगा कि क्या हुकूमत वक्त हमारे साथ इस मामले में कोई इंसाफ करेगी या नहीं करेगी, और अगर नहीं होगा जिस तरह इस दफा हुआ है
तो किसानों की शिकायत देख के तो यही लगता है कि इस दफा फिर हमें गंदम के बहरान का सामना हो सकता है, क्योंकि शहरों की आबादी को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए आप रोटी सस्ती करने का ऐलान तो कर देते हैं, हाँ। लेकिन उसकी बुनियाद में जो किसानों का खून हो रहा है उसको कोई तवज्जो नहीं दे रहा। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें गुड गवर्नेंस के जुमरे में आती हैं कि बैड गवर्नेंस जहाँ पे होगी वहां पे गुड गवर्नेंस के मसाइल इसलिए होते हैं कि वहां पर एक निगरानी का मैकेनिज्म नहीं है, हुक्मरानों की तरजीहात नहीं है। ठीक है शौकत साहब, गुड गवर्नेंस का मामला आ रहा है सर, तो शहबाज स्पीड तो जो है वो अपने पंजाब में देखी कि बड़ी स्पीड थी, और अब जो है आपको नज़र आ रही है शहबाज स्पीड के जिस तरह से मामला चल रहे हैं, गुड गवर्नेंस हो जाए या आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए या विद इन गवर्नमेंट जो है वो चीज़ें ठीक हों? दो तीन चीज़ें हैं। नंबर वन, आवाम को रिलीफ। जब टैक्स इतने लग गए तो आवाम को रिलीफ का सोचना भी महाल है ना। देखिए ना, सीमेंट फॉर एग्जांपल, जी जी, अच्छा अद्वियात की मैंने पहले एग्जांपल दे दी, ऐसे ही। और जो पेट्रोलियम लेवाई बढ़ी है 20 रुपए पे, तो हर चीज़ पे अफेक्ट करेगी ना। तो भूल जाएं रिलीफ को कि आपको जनाब औरंगज़ेब साहब के होते हुए कभी रिलीफ मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो अगर हुकूमत की अपने फेलो पॉलिटिशियन की नहीं सुनते, उनको तो लाया इसीलिए गया कि IMF जो कहेगा वो करेंगे, तो रिलीफ को तो भी भूल जाएं। ठीक है। दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब जब पंजाब के वज़ीर आला थे, पंजाब एक बड़ा सूबा है, मरकज़ की जो हुकूमत है वो तो इस्लामाबाद तक है ना, बाकी तो मोस्टली जो चीज़ें हैं डिवॉल्व होके वो 18वीं तरमीम के बाद सूबों, मसलन पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, मसलन फाइनेंस है, आपने पैसा बंद करके लिफाफे में सूबों को दे देना है, सूबों की मर्जी वो लैप्स करें, सूबों की मर्जी वो खर्च करें, सूबों की मर्जी वो डेवलपमेंट पे खर्च करें, या सरकारी मुलाजमीन वो अपना ऑनरेरियम लिख के बना के तो वो अपनी जेबों में डाल लें, वो सूबों की मर्जी है। तीसरी चीज़ रह जाती है इंटरप्रोवेंशन। अब नून लीग की इत्तफाक से सिर्फ पंजाब में हुकूमत है और वहाँ भी मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं, तो आई विल बी नाइव टू थिंक के मियाँ शहबाज शरीफ पंजाब में कोई ऐसी हदायत देते होंगे या इंस्ट्रक्शन देते हों। मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद भी वहाँ बैठे हैं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की अपनी एक पर्सनैलिटी है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी किसी को नज़दीक नहीं आने देती, सवाल ही पैदा नहीं होता। इत्तेहादी मरकज़ में MQM भी है, लेकिन सूबे में सूबाई असम्बली का इजलास हो तो खुर्शीदी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी पर ही गिले कर रहे होते हैं। KP में आपको पता ही है अली अमीन खान गंडापुर क्या कहते हैं सबके बारे में। अब रह गई बलूचिस्तान की हुकूमत, वहाँ नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो इत्तेहादी हैं, लेकिन वहाँ भी लिमिटेशन जो पॉलिटिशियन की हैं, तो इसलिए रेप्लिकेट करने का मैं सोचूं कि मियाँ शहबाज शरीफ ने जिस तरह पंजाब में स्पीड पर के तौर पे काम किया, वो मरकज़ में तो मुश्किल है। दूसरी कंसंट्रेंट है, जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा बजट इजलास में कि पीपल्स पार्टी को जाकर मनाना पड़ा। जब आपकी सिंपल मेजॉरिटी भी ना हो, सादा अक्सरियत भी ना हो, तो आप फिर बैसाखियों के सहारे खड़े होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। चलें नाज़रीन, हमने बात की मुख्तलिफ इश्यूज़ पर। ईद की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, और जब आप ईद के बाद छुट्टियों के बाद वापस आएंगे तो कोई सियासी माहौल जो है वो आपको शायद वो ना लगे, क्योंकि मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, गुड गवर्नेंस की बातें हो रही हैं, बजट के असरात जो है वो मुरतब होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आवाम को रिलीफ कहीं ना कहीं मिलना चाहिए और आवाम ये अपना जो है डिमांड है ये करती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।